Hello everyone. In this video, we are going to discuss about saprotrophs and symbiotic relationship from chapter Nutrition in Plants. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे saprotrophs के बारे में और symbiotic relationship के बारे में चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट में से। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ई स्कूल। लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैं saprotrophs। saprotrophs क्या होते हैं? Those organisms which take in nutrients from dead and decaying matter are called saprotrophs. जो ऑर्गेनिजम्स डेड और डिकेइंग मैटर में से न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं उन्हें हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स। मतलब जो ऑर्गेनिजम्स डेड और डिकेइंग मैटर, मतलब जो सड़ चुका है, मर चुका है मैटर, उसमें से न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? सेप्रोट्रॉप्स। तो सेप्रोट्रॉप्स क्या करते हैं? जो डेड और डिकेइंग मैटर होता है वहां से डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रेट करते हैं, मतलब उनके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मतलब इन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? फंजाई। अब आपने घर में कई बार सुना होगा कि आपकी मम्मा ने बोला होगा कि ये अचार पे फंगस लग गई है, कपड़ों पे फंगस लगी है, या लेदर पे फंगस लगी है। आपने मतलब ब्रेड पे तो कई बार देखा होगा फंगस लग जाती है। ब्रेड को अगर आप गीला करके 2-3 दिन के लिए छोड़ दो तो उस पर क्या होता है? 2-3 दिन बाद देखेंगे तो उस पर फंगस लग जाती है। पहले तो क्या होता है कि व्हाइट सा कॉटन सा कुछ दिखता है, उसके बाद वो काला हो जाता है। वो क्या होता है? फंगस। इस तरह से कुछ दिखता है, काला सा हो जाता है, फंगस। अगर हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखें तो वहां पे क्या है? ब्रेड पे जो है ये इस तरह का प्लांट जो है ग्रो हो गया है, जिसे हम बोलते हैं ब्रेड मोल्ड प्लांट। ये नेक्ड आई से नहीं दिखता है, माइक्रोस्कोप के थ्रू देखें तो इस तरह का प्लांट जो है ग्रो जाता है। अब ये कैसे होता है ग्रो? कैसे लगती है ब्रेड पे फंगस? बेसिकली होता क्या है कि जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो एयर पे प्रेजेंट होते हैं। तो उन स्पोर्स को जैसे ही कोई वेट और वार्म जगह दिखती है उस पर ये लैंड करते हैं और जर्मिनेट कर जाते हैं। मतलब फंगस को क्या चाहिए होता है? वेट और वार्म जगह चाहिए होती है, मतलब हॉट और ह्यूमिड वेदर चाहिए होता है। तो जैसे ही उनको कोई गीली और गर्म जगह दिखती है तो उस पर ये लैंड करते हैं और वहां पे ये जर्मिनेट कर जाते हैं। तो जब ब्रेड पे जो स्पोर्स लैंड करते हैं, जब ब्रेड को आप गीला करके रख के छोड़ देंगे तो स्पोर्स जो एयर में प्रेजेंट होते हैं वो लैंड करते हैं और वो जर्मिनेट कर जाते हैं। 2-3 दिन बाद जो है वहां पे उस पर फंगस लग जाती है ब्रेड पे। मतलब इस तरह का जो है ब्रेड वोल प्लांट जो है वो ग्रो हो जाता है। इसके बारे में आप डिटेल में क्लास 8 में स्टडी करेंगे। इसे बोलते हैं स्प्रॉन्जियम। स्प्रॉन्जियम के अंदर ये जो बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। तो जब ये स्प्रॉन्जियम बर्स्ट होता है तो ये सारे स्पोर्स जो है एयर में आ चले जाते हैं। तो इस तरह से जो है फंगल स्पोर जो है हमेशा एयर में प्रेजेंट रहते हैं। तो जैसे ही उनको कोई गीली और गर्म जगह दिखती है उस पर लैंड करते हैं और जर्मिनेट कर जाते हैं। फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। मतलब फंजाई जो है अचार पे, लेदर पे, कपड़ों पे और भी बाकी आर्टिकल्स पे ग्रो कर जाती है अगर वो हॉट और ह्यूमिड वेदर के उसको मिल रहा है। हॉट और ह्यूमिड मतलब उसको गर्म और वार्म जगह मिल रही है तो वहां पे जो है ये लैंड करके जर्मिनेट कर जाते हैं। सम कॉमन फंजाई आर मशरूम, ब्रेड मोल्ड एंड जीस्ट। और कुछ कॉमन फंजाई कौन कौन से हैं? मशरूम, ब्रेड मोल्ड और जीस्ट। जिसके ब्रेड मोल्ड के बारे में मैंने आपको अभी बताया। अब आगे हम देखते हैं मशरूम के बारे में। नेक्स्ट एप्रोटॉप्स में हम देखते हैं मशरूम के बारे में। सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक प्लांट्स ऑन रॉटिंग वुड ड्यूरिंग रेनी सीजन, दिस काइंड ऑफ फंगस इज कॉल्ड मशरूम। अब आपने कई बार देखा होगा कि रेनी सीजन की वजह से, मतलब बारिशों की वजह से, पानी पड़ने की वजह से कुछ वुड जो होती है, लकड़ जो होती है वो सड़ जाती है, वो खराब हो जाती है। तो जब लकड़ जो है सड़ जाती है उस पर क्या होता है कि एक अम्ब्रेला लाइक सा प्लांट, मतलब फ्लफी सा एक अम्ब्रेला लाइक सा प्लांट, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, वो ग्रो कर जाता है। जब कोई वुड जो होती है, लकड़ जो होती है वो सड़ जाती है तो उस पर क्या होता है? एक अम्ब्रेला लाइक सा प्लांट सा फ्लफी सा वो ग्रो हो जाता है, उसे हम बोलते हैं मशरूम। उस फंगस को, उस फंजाई को हम क्या बोलते हैं? मशरूम। जो किस पे ग्रो होती है? जब कोई लकड़ सड़ जाती है। अब कुछ फंजाई तो होते हैं वो यूजफुल होते हैं और कुछ जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं। मशरूम एंड जीस्ट आर यूजफुल। तो मशरूम और जीस्ट जो होते हैं ये यूजफुल फंजाई होते हैं। मशरूम को तो वेजिटेबल की तरह यूज किया जाता है और जीस्ट भी बहुत जगहों पे यूज होता है। सम फंजाई आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन। अब कुछ फंजाई जो है मेडिसिन बनाने के काम भी आते हैं। सम फंजाई आर ऑल्सो कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स एंड ह्यूमन मिक्स। अब मैंने आपको कहा ना कि कुछ फंजाई तो यूजफुल होते हैं, कुछ हार्मफुल भी होते हैं। तो कुछ फंजाई से डिजीजेस भी हो सकती हैं प्लांट्स को, ह्यूमन बींग्स को। तो कुछ हार्मफुल होते हैं और कुछ यूजफुल होते हैं। अब सेप्रोट्रॉप्स के बारे में देख लिया, अब आगे हम देखते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में। नेक्स्ट इज सिम्बायोसिस और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। Some organisms live together and share both shelter and nutrients. This relationship is called symbiosis. अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो एक साथ रहते हैं और शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स शेयर करते हैं। उस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस। मतलब क्या करते हैं? एक शेल्टर प्रोवाइड करता है और दूसरा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। इसे हम सिम्बायोसिस या फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी बोलते हैं। द रिलेशनशिप इन विच टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप।
मतलब जब दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं और शेयर कर रहे हैं शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स, मतलब एक प्रोवाइड कर रहा है शेल्टर और दूसरा प्रोवाइड कर रहा है न्यूट्रिएंट्स, इस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब जैसे फंगस होती है, फंगस क्या करती है? वो प्लांट्स की रूट्स में रहती है, वो प्लांट्स की रूट्स में रहती है और फंगस जो है उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, वाटर और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है प्लांट को, और प्लांट जो है उसके बदले में उसको शेल्टर और खाना प्रोवाइड करता है। तो उस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब ऐसे ही एक एग्जांपल की हम बात करते हैं, जैसे एक प्लांट होता है लाइकेंस। अब लाइकेंस में क्या होता है कि एल्गा और फंगस एक साथ रहते हैं। A chlorophyll containing partner alga and fungus live together। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक एल्गा और फंगस जो है एक साथ रहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। मतलब एक जो है एल्गा क्या करता है, उसके पास क्या है? क्लोरोफिल, तो वो खाना बना सकता है। तो एल्गा जो है फंगस को खाना प्रोवाइड करता है, खाना बनाता है और प्रोवाइड करता है, और फंगस उसके बदले में उसको शेल्टर, वाटर और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। तो इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। The fungus provides shelter, water and minerals to the alga, and return alga prepares and provide food to the fungus। तो ये जो एल्गा और फंगस जो है एक साथ रहते हैं, तो फंगस क्या करती है? उसको शेल्टर प्रोवाइड कर रही है, उसको वाटर और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रही है, और एल्गा क्या कर रहा है? उसके बदले में खाना बना रहा है और उसे शेयर कर रहा है। तो इसे हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब आगे देखते हैं हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। अब न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि प्लांट्स को ग्रो होना होता है तो न्यूट्रिएंट्स की हेल्प के वो ग्रो होते हैं। तो प्लांट जो है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते रहेंगे, तो ऐसे तो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स जो है खत्म होते रहेंगे, तो उनको वापस कैसे लेके आते हैं? अब आपने कई बार देखा होगा फार्मर्स क्या करते हैं कि टाइम टू टाइम जो है वो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर जो है सॉइल के अंदर डालते रहते हैं। वो टाइम टू टाइम क्यों डालते हैं फर्टिलाइजर्स और मैन्योर? बिकॉज प्लांट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। जब हम प्लांट्स लगाते हैं सॉइल के अंदर, तो प्लांट्स क्या करते हैं? अपनी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल में से, तभी तो प्लांट ग्रो करेंगे और हेल्दी रहेंगे, उनको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। लेकिन अगर वो ऐसे ही न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते रहेंगे सॉइल में, तो क्या होगा कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो डिक्रीज होते रहेंगे। अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल गोज ऑन डिक्रीज। ऐसे तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो डिक्रीज होते रहेंगे और एक पॉइंट पे खत्म हो जाएंगे, और प्लांट जो है वो भी सारे सड़ जाएंगे, क्योंकि उनको जो है हेल्दी रहने के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स कैसे आएंगे वापस सॉइल के अंदर? तो उसके लिए फार्मर जो है टाइम टू टाइम जो है मैन्योर और फर्टिलाइजर जो है सॉइल के अंदर डालते रहते हैं। प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल आर रिप्लेनिश्ड बाय एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। तो इसलिए फार्मर जो है टाइम टू टाइम मैन्योर और फर्टिलाइजर जो है सॉइल के अंदर डालते रहते हैं कि सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो, सॉइल जो है हमेशा न्यूट्रिएंट से एनरिच रहे। सॉइल गेट्स इनरिच विद नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड एक्स्ट्रा। तो इसलिए जो है जब फार्मर्स फर्टिलाइजर्स और मैन्योर डालते रहते हैं, तो सॉइल जो है सॉइल के अंदर वापस नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो वापस आ जाते हैं, जिससे कि प्लांट अच्छे से ग्रो और हमेशा हेल्दी रहे। लेकिन हमें पता है कि प्लांट जो है नाइट्रोजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो वो कैसे होता है देखते हैं आगे। लास्ट इज क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। अब क्रॉप प्लांट्स जो होते हैं, अब क्रॉप प्लांट्स क्या होती हैं कि जब कोई किसी फील्ड पे फार्मर जो है एक पहले क्रॉप ग्रो करते हैं, फिर उसे हार्वेस्ट करते हैं, फिर क्रॉप ग्रो करते हैं, फिर उसे हार्वेस्ट करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं क्रॉप प्लांट। अब क्रॉप प्लांट्स क्या करते हैं कि बहुत सारी नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो सॉइल तो ऐसे सॉइल के अंदर तो नाइट्रोजन ऐसे कम होती रह जाएगी और एक पॉइंट पे आके खत्म हो जाएगी, तो फिर ये वापस नाइट्रोजन कैसे आएगी सॉइल के अंदर? लेकिन प्लांट नीड नाइट्रोजन इन सॉल्युबल फॉर्म। लेकिन प्लांट जो है डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकती। अब नाइट्रोजन तो हमारे एयर के अंदर इतनी सारी अवेलेबल, 78% तो नाइट्रोजन है, लेकिन प्लांट उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। उन्हें किस में चाहिए होती है? नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए होती है। तो इसलिए एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है सॉल्युबल फॉर्म में, जिससे कि प्लांट उसे इजिली एब्जॉर्ब कर सके। लेकिन ये राइजोबियम बैक्टीरिया होता कहाँ पे है? बैक्टीरिया कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन ए सॉल्युबल फॉर्म। तो ये बैक्टीरिया जो राइजोबियम होता है वो क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, गैसियस नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। बट ये बैक्टीरिया कहाँ रहता है? इट लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड देम नाइट्रोजन। तो जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं ये उनकी रूट्स में रहता है, जैसे ग्राम, पीस, बीन्स, ये जो प्लांट्स है ना, इनकी रूट्स में रहता है, वहां पे ये नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। मतलब क्या करता है कि ये नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है सॉल्युबल फॉर्म में और सॉइल में रिलीज कर देता है, जिससे कि प्लांट्स उसको, रूट जो है उसको उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सके। लेकिन ये खुद कहाँ पे रहता है? प्लांट्स की रूट्स में। लेकिन कौन से प्लांट्स में? जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, हर प्लांट में नहीं, लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में ही रहता है। और ये नाइट्रोजन को क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट कर देता है सॉल्युबल फॉर्म में और सॉइल में रिलीज कर देता है, जैसे कि प्लांट की रूट्स उसे एब्जॉर्ब कर सके। प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। अब आपने क्या देखा कि ये बैक्टीरिया कहाँ रहता है? प्लांट्स की रूट्स पे रहता है, और ये क्या करता है कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है सॉल्युबल फॉर्म में, जिससे कि प्लांट की जो प्लांट्स है उसे एब्जॉर्ब कर सके।
और प्लांट्स के बदले में से क्या कहते हैं, इसे शेल्टर प्रोवाइड करेंगे क्योंकि इसकी रूट्स पे रह रहा है, और खाना भी प्रोवाइड करेंगे क्योंकि प्लांट जो है खाना बनाते हैं। तो ये क्या हो गया, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, दे हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो ये भी एक और एग्जाम्पल हो गया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का, राइजोबियम और लेग्यूम प्लांट्स के बीच में। तो यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको साइंस और मैथ्स के रिलेटेड वीडियोस देखनी हो तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।